नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है फिर से। तो आज जो है मेरा सेट का 28 नंबर का क्लास है। सेट प्रैक्टिस का 28वां दिन है आज, ठीक है। तो टाइम को ना गवाते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्मार रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अपस्मार रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। क्या है? मस्तिष्क या यकृत या वृक्क या फिर हृदय। तो ये अपस्मार कहिए या फिर इसी को क्या कहा जाता है, तो अपस्मार रोग को ही मिर्गी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो ये इसी को क्या कहा जाता है, तो ये मिर्गी भी कहा जाता है। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मिर्गी से शरीर का जो होता है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र जो होती है वो अगर डिफेक्टेड हो गया है तो उससे क्या होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो अगर वो डिफेक्टेड हो गया तो ये क्या होगा, मस्तिष्क भी डिफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। किसकी कमी से वर्णांधता और फिर ये कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये किसकी कमी से ऐसा होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो आंख जो होता है वो खराब होने लग जाता है। तो ये विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। तो विटामिन ए जो होता है गाजर, पपीता, और हरी सब्जियां खाने से क्या होता है, हरी सब्जी से क्या मिलता है, तो ये विटामिन ए मिलता है। और पालक जो है इसका मुख्य स्रोत के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन वगैरह अगर किसी का आंख का होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप जो है वो पालक के जूस बना के पीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो आंख के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन के की बात कर लेते हैं। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम फिलोक्यूनिन। फिलोक्यूनिन होता है, फिलोक्यूनिन होता है। विटामिन सी का क्या होता है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या है। इनमें से चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या है, क्या फैराडे या हेनरी या पास्कल या फिर वेबर। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा जो है वो क्या है, तो ये वेबर है। क्या है, तो वेबर। पास्कल किसका होता है, तो पास्कल दाब का होता है। किसका, तो ये दाब का होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। किसका, तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ये उपग्रह के प्रक्षेपण इसी के द्वारा किया जाता है। उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तो हाइड्रोजन कार्य करता है, लेकिन इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसा कि पता है कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती है, तो उसी प्रकार जो है वो मुख्य रूप से अगर पूछे कि मुख्य रूप से कौन होता है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन के रूप में कार्य करता है। और इसको जलाने के लिए इसके साथ में क्या दिया जाता है, तो ये ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रायोजेनिक ताप। क्रायोजेनिक ताप कितना होता है, तो ये -238 डिग्री फायराड होता है। कितना होता है, तो -238 डिग्री फायराड होता है। इस ताप पर क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होता है ये तरल अवस्था में बदल जाता है। क्या होता है, तो तरल अवस्था में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में रियर व्यू मिरर के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए वाहन यानी कि
गाड़ी वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या अवतल दर्पण या अवतल उत्तल दोनों या फिर समतल दर्पण? तो इसमें जो हो जाएगा ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो स्पष्ट रूप से पीछे वाली गाड़ी को वो देख सके। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो सैलून में देखते होंगे, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, सैलून में जो शीशा लगा होता है वो किसका होता है? तो ये अवतल दर्पण का। उसमें जो होता है वो प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा और एकदम साफ सुथरा दिखता है, जिससे उसको जो है वो आसानी होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसमें केल्विन में पूछ रहा है और एक सेल्सियस में दे दिया जाता है ना, तो इसमें केल्विन में क्या हो जाएगा? 247 या 277 या फिर 244 या 273। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 273। अगर सेल्सियस पूछ दे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेल्सियस में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्या होता है? तो घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाती है? मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी सजीव में पाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा क्वेश्चन। इसमें जो है वो कार्बन जो होता है ये सभी सजीव में पाया जाता है, और हम लोग जो है मानव जीवन जो है, मानव जीवन में जितने भी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है वो अधिकतर वस्तुएं में कार्बन जो है मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर जो होता है कार्बन हो जाएगा। एंटीमनी की बात कर ले तो एंटीमनी को क्या कहा जाता है? तो ये इसका प्रयोग जो होता है वो सौंदर्य में किया जाता है। कहाँ? तो सौंदर्य में किया जाता है। इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सौंदर्य में। इसको अरबी काजल के नाम से जानते हैं। किसको? तो एंटीमनी को अरबी काजल के नाम से जाना जाता है, अरबी काजल। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है वो सौंदर्य में किया जाता है। बेरियम की हम बात कर लें तो बेरियम जो होता है ये कैसा ये पटाखा में इसका प्रयोग किया जाता है, पटाखा में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कैसा? तो जलने के बाद ये हरा रंग देता है। कैसा? तो हरा रंग देता है। जैसा कि आप लोग पटाखा फोड़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि ऊपर जा करके एकदम कलर वाई कलर में बट जाता है। तो ये हरा कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उन पशु को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशु दोनों को खाते हैं? उन पशु को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशु दोनों को खाता है? तो ये तो क्वेश्चन एकदम बहुआ वाला है, ये तो पते होगा, है ना। तो उनको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब कि जो पेड़ पौधा और क्या ये पशु का मांस वगैरह सब खाता है उसको क्या कहते हैं? तो मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? कोशिका का बाह्यतम आवरण मतलब कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? जिससे उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको बाहरी वातावरण से अलग करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्या होता है? झिल्ली। इस झिल्ली के अंदर जो होता है ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये कोशिका में क्या होते हैं? उसके अंदर रहते हैं। तो ये कोशिका के प्लाज्मा, कोशिका के अंदर क्या होता है? सारे पदार्थ इस झिल्ली के अंदर जो होते हैं वो आराम से रहते हैं। इसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ये जीव सांस ले सकता है या ऑक्सीजन पूरी WBC में जा सकती है, या फिर ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, या फिर जीव प्रजनन कर सकता है। तो विसरण एक प्रक्रिया है कैसी? तो ये ऑक्सीजन जो है वो पूरी प्लाज्मा झिल्ली में, विसरण मतलब क्या होता है? तो विसरण मतलब फैलाव होता है। विसरण मतलब क्या होता है? तो ये फैलाव होता है। अगर कोई सुगंध आपके नाक के पास आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? तो ये जो है वो विसरण के कारण ही आता है। ये फैल करके कि आप देखते हैं कि ये खाना जो है वो किचन में बनता है लेकिन सुगंध जो होता है वो आपके नाक के पास जाता है। तो ये क्यों होता है? विसरण के कारण ही होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 10 है?
इन चारों में से किसका परमाणु संख्या जो पूछ रहा है वो 10 है। तो 10 किसका है? क्या? हीलियम, नियोन, कार्बन या फिर लिथियम का? तो ये किसका है? तो ये नियोन का है। किसका? नियोन का। कार्बन की कितना होता है? तो कार्बन का 6 होता है। लिथियम की हम बात कर ले तो लिथियम का कितना होता है? लिथियम का 3 होता है। और हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। धमनियां जो होती है वो छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसको उत्तक तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली हो जाती है। बहुत पतला, इतना पतला हो जाता है। तो उन पतली कोशिका नली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। क्या? केशिका कहा जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक व्यस्त हृदय का, एक वयस्क होना चाहिए यहाँ पर, एक वयस्क हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मानव का जो है वो हृदय कितना होता है? कितना ग्राम? तो ये कितना होता है? 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम होता है। हृदय की जब हम बात कर लेते हैं तो ये 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये लगभग 72 बार। कितना बार? तो ये 72 बार धड़कता है। ठीक है। हृदय जो है ये 4, इसमें क्या होता है? तो 4 प्रकोष्ठ होता है। मतलब 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है। मतलब 4 भाग में बटा होता है। बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय में बटा होता है। ठीक है। ये जो होता है एक थैली में बंद रहता है। हृदय के चारों ओर जो होता है एक थैली होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? क्या मेंडल ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या फिर पुरकुंजे ने? प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? तो ये किसने दिए थे? तो ये पुरकुंजे ने दिए थे। पुरकुंजे ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो कोशिका का खोज किया था। कोशिका खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत दिए थे कौन? तो ये चार्ल्स डार्विन दिए थे। मेंडल को क्या कहा जाता था? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कहिए या फिर जीव द्रव्य कहिए, बात बराबर है। दोनों का वही नाम है, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। ठीक है। ये जीव द्रव्य हमारे बॉडी के लिए अत्यंत जरूरतमंद, इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अगला है कि इनमें से आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? इनमें से आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर आधुनिक पूछ रहा है, अगर ऐसे पूछ देता डायरेक्टली कि बताइए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्या हो जाता? थियोफ्रेस्टस। लेकिन इसमें आधुनिक लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? तो ये कार्ल लिनियस हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे फर्स्ट बार जो है वो सजीवों को दो भाग में कौन बांटा था? तो यही कार्ल लिनियस बांटे थे, एक जंतु जगत और एक पादप जगत में, एक जंतु और एक पादप में। इसलिए इनको जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये लुई पास्चर ने क्या किए थे? तो ये पाश्चुरीकरण की खोज किए थे। पाश्चुरीकरण, जो कि हम आपको पहले वाले क्लास में बता चुके हैं पाश्चुरीकरण क्या होता है। हम बात कर लेते इसकी। एडवर्ड जेनर ने क्या किए थे? तो चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? तो ये एडवर्ड जेनर ने किए थे। ठीक है। अगला है कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन इनमें से कौन सी है? झूठ का पता, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये इसका पता जो है वो पुलिस या विभाग के द्वारा किससे लगाया जाता है? तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये पॉलीग्राफ। किसके द्वारा? तो ये पॉलीग्राफ का प्रयोग करके झूठ का पता लगा सकते हैं। ठीक है। ये टैकोमीटर की बात कर लेते हैं। तो टैकोमीटर क्या करता है? तो ये वायुयान तथा
मोटर नाव, जो मोटर से नाव चलता है, की गति को मापता है, की गति को मापता है कि कितना स्पीड में चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु कोश का क्या कार्य होता है। वायु कोश का यानी एल्वोली का, इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो एल्वोली है। वायु कोश का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है, तो ये गैसों का आदान प्रदान करता है। ये वायु कोश जो होता है ये एक श्वसन का भाग है, श्वसन के भाग है। मतलब श्वसन जो है हम नाक से लेते हैं, तो ये किस किस पार्ट से होकर के जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो श्वसन नली कहिए, है ना। तो ये श्वसन का एक भाग होता है, कौन, तो ये वायु कोश या फिर एल्वोली। यहाँ क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, तो ये आदान प्रदान करता है। रक्त कोशिकाएं में ये ऑक्सीजन को मिला देता है। ठीक है, ये यहाँ पे जब आता है रक्त इसके पास, तो ये ऑक्सीजन को मिला देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके फिर जो है इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, इनमें से कौन मांसाहारी पौधा नहीं है। पौधा भी मांसाहारी होता है, तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वो मांसाहारी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये कॉर्क स्क्रू या संड्यू या फिर टाइगर लिली या फिर मंकी कप। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो नहीं है कौन, तो टाइगर लिली। टाइगर लिली जो है वो मांसाहारी पौधा नहीं है। बाकी ये कॉर्क स्क्रू, संड्यू और मंकी कप ये सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम आता ही आता है। तो इसमें मांसाहारी कौन नहीं है, टाइगर लिली। इसका नाम टाइगर लिली क्यों दिया गया है, इसका नाम जो है वो टाइगर लिली क्यों दिया गया है, क्योंकि ये टाइगर की तरह दिखता है। इसका रंग जो होता है, रंग कैसा होता है, पीला होता है, और इसके ऊपर जो होता है ब्लैक कलर का, मतलब काले काले कलर का धब्बा टाइप का होता है, जिससे ये कैसा दिखता है, तो प्योर टाइगर की तरह दिखता है। इसलिए इसका नाम क्या है, टाइगर लिली है, टाइगर लिली है। मांसाहारी पौधा को हम क्या कहेंगे, तो ये घटपर्णी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सब कीट वगैरह को खाता है, तो इसके लिए मांस जो है वो कीट में भी मांस होता है, तो इसके लिए मांसाहारी पौधा हो गया। अभी ये पौधा है तो बड़ा बड़ा जीव को थोड़ी खाएगा, छोटा छोटा जीव को ही खाएगा। तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अगर इसके पास आते हैं तो इसको जो होता है वो बंद कर लेता है और उसमें क्या करता है, गला करके इसको अपना भोजन बना लेता है। इसलिए इन सभी को क्या कहते हैं, तो मांसाहारी पौधा कहिए या फिर घटपर्णी कहिए, मांसाहारी या फिर घटपर्णी। अगला, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सी रंग सबसे कम विचलित होती है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसमें सबसे कम जो होता है वो कौन सी रंग विचलित होती है, तो ये सबसे कम जो होती है वो लाल रंग होती है। कौन रंग, तो लाल रंग जो होता है, प्रकाश से गुजारने पर लाल रंग जो होता है सबसे कम विचलित, माने सबसे कम फैलती है। बैगनी सबसे ज्यादा, ये जो होता है अगर सबसे ज्यादा पूछ दे क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा कौन फैलती है, तो ये विचलित होती है, तो ये सबसे ज्यादा बैगनी। लेकिन तरंग दैर्घ्य की बात कर ले कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे ज्यादा लाल का। लेकिन ये तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो ये बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है। किस पादप समूह में फल के अंदर जो होता है वो बीज मौजूद होता है, किसके, तो ये आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप समूह के में क्या होता है, तो इसमें जितने भी पादप आते हैं, इसमें जितने भी पादप आते हैं इसमें क्या होता है, तो उसके फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। आवृत बीजी जो होता है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह किसे कहा जाता है, तो ये आवृत बीजी को कहा जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आवृत बीजी को कहा जाता है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, तो ये सरसों हो गया, सरसों, गुड़हल, सरसों, गुड़हल और ये सूर्यमुखी,
सूरजमुखी, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब जो है वो आवृत बीजी का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अगला है कि पक्षियों में इनमें से कौन सी प्रजाति लुप्त प्राय है? पक्षियों में इनमें से कौन सी प्रजाति, मतलब कि कौन सी प्रजाति जो है वो गायब हो गई है, अब देखने को बहुत ही कम मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। तो ये कौन सी प्रजाति जो है वो लुप्त प्राय हो गई है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या हो गई है? तो लुप्त प्राय हो गई है। अब कौवा, कौवा वगैरह की बात कर लेते हैं। तो कौवा में भी क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये भी जो है वो गायब होते जा रहा है ना। तो ये इसकी बात कर लेते, तो ये राजस्थान का राजकीय पशु है, राजस्थान का राजकीय पशु है, का राजकीय पक्षी है, पशु बोल दी, पक्षी है। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला के चलने के दौरान सैंडल के टूटने से पैर में मोच आ जाती है। एक महिला जब अगर चल रही है तो उसके सैंडल टूटने से मोच आ जाती है पैर में। तो वही पूछ रहा है कि इस स्थिति में कौन सी अंग प्रभावित होती है? क्या पैर की मांसपेशियां, या एड़ी की स्नायु, या एड़ी की कंडरा, या फिर एड़ी, ये पैर की कंडरता? ऐसे स्थिति में क्या होती है? तो ये एड़ी की स्नायु जो होती है वो प्रभावित होती है। क्या? तो एड़ी की स्नायु प्रभावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वास नली को वायु की अनुपस्थिति में पिचकने से रोकने के लिए इसके बाह्य भित्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? श्वास नली को वायु की अनुपस्थिति में पिचकने से रोकने के लिए इनमें से बाह्य भित्ति में, इसके बाह्य भित्ति में, मतलब श्वास नली के बाह्य भित्ति में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या पाया जाता है जिससे कि वो पिचके नहीं? तो ये जो होता है वो हाइलीन उपास्थि होता है। क्या होता है? तो हाइलीन नाम का एक उपास्थि होता है, इसी के कारण जो होता है वो नहीं पचकता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं स्वेद ग्रंथियों की निर्माण निम्न में से किससे होता है? शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं स्वेद ग्रंथियों का निर्माण, मतलब कि आप सुबह सुबह देखते होंगे तो क्या होता है, सुबह जब उठते हैं तो देखते होंगे कि नाक के पास जो होता है बहुत सारे तैलीय 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 टाइप का लगता है ना, एकदम शकल वगैरह अजीबे लगेगा। तो तैलीय टाइप का जब लगता है तो ये सब जो तेल निकलता है क्या करता है, आप ज्यादा तेल मत खाइएगा, तेल ही निकल जाता है ना। आप ये दिन को भी निकलता है, लेकिन दिन को आदमी क्या करता है, तो जाने अनजाने में क्या होता है, पोंछते रहता है उसको, तो उसको पता नहीं चलता। लेकिन रात को जो होता है वो रात भर सोया हुआ रहता है, और जब दिन को उठता है तो पूरा क्या होता है, अजीब सा एकदम नाक के आसपास जो होता है एकदम जमा सा रहता है, तेल के जैसा, है ना, तैलीय लगता है देखने में। तो इसी वही पूछ रहा है कि शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं श्वेत ग्रंथियों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये किससे होता है? ग्रंथि उपकला उत्तक से, ग्रंथि उपकला उत्तक से होता है। ठीक है, तो आज का जो है 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज यहीं तक, जय हिंद।